गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अब जो रिवीजन थ्योरम से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसी सीरीज को हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो 18 जनवरी 2023 के डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या हम डिस्कस करेंगे ये देख ले रहे हैं। फिर पहले तो हम 18 जनवरी 2023 क्वेश्चन डिस्कस करें, उसके बाद जो है 17 फरवरी 2023 के भी क्वेश्चन हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन होते हैं RTM के, वही डिस्कस करेंगे। और कुछ क्वेश्चन जो है इन बिटवीन में आपको साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बताते रहेंगे, और कुछ जो है स्लाइड्स रहेंगी जो आपके स्टैटिक से रिलेटेड है, या फिर ये कह लीजिए कि वन लाइनर के फॉर्म में जो करंट अफेयर होता है ना उससे रिलेटेड है। स्टैटिक तो नहीं कहेंगे। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन देयर। व्हाट द मेन फैक्टर जो डिटरमाइन करता है टोटल फर्टिलिटी रेट। सी, जब हम फर्टिलिटी की बात करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल TFR टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि एक वुमेन कितने चिल्ड्रन को रिप्रोड्यूस करती है। हम पूरे अपने नेशनल लेवल पे देखें तो कितना है टोटल फर्टिलिटी रेट, 2.0 है। किसने बताया, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा। तो उनकी जो 5वीं रिपोर्ट आई थी उसके द्वारा जो है उसमें बताया गया कि जो इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा आपका बिहार के अंदर है, और सबसे कम अगर पूछा जाए तो ये केरला के अंदर मिलेगा। ठीक है, अच्छा। अब अगर हम देखें, मान लीजिए अगर कोई पर्सन इनफर्टाइल है, देखो इनफर्टिलिटी कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी से कोज होता है, तो विटामिन ई करके याद रखना है, तो विटामिन ई। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, तो व्हीट जर्म ऑयल है, व्हीट जर्म ऑयल है। ठीक है, ओके। अच्छा, कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ से बताऊँ कि जो आपका इनफर्टिलिटी है इसको ठीक करने के लिए एक टेक्निक का यूज़ किया जाता है। टेक्निक कह लीजिए सोमेटिक सेल ट्रांसफ़र टेक्निक, या फिर माइटोकॉन्ड्रियल, जहाँ पे DNA मतलब माइटोकॉन्ड्रियल को चेंज किया जाता है। ओके, तो लेट्स सी द क्वेश्चन देयर एंड लेट्स सी व्हाट द मेन फैक्टर दैट डिटरमाइन द कंट्रीज टोटल फर्टिलिटी रेट। तो आंसर यहाँ पे है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन, मतलब एक वुमेन कितने चिल्ड्रन को जो है जन्म देती है उसी से हम टोटल फर्टिलिटी रेट काउंट करते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर वुमेन एंड मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज। इट इज़ अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुमेन लाइकली टू हैव हर लाइफ टाइम। ठीक है, अच्छा। और अगर हम वीमेन की बात करें तो वो कब तक जो है रिप्रोड्यूस कर सकती है, तो अप्रोक्सीमेटली 49 ईयर तक जो है वो रिप्रोड्यूस कर पाती है। उसके बाद जो है जो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो स्टॉप हो जाती है। अच्छा, जिस तरीके से वीमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, क्या ये जो अदर जो ओविपोरस ऑर्गेनिज्म है उसमें कौन सा साइकिल होता है, तो उसको हम ओस्टियो साइकिल बोलते हैं, ओस्टियो साइकिल। ठीक है, और ये सीजनली एक्टिव होते हैं। इसी वजह से जो है कुछ जो आपके ऑर्थोपोडा ग्रुप के ऑर्गेनिज्म हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज अ कंट्रीज टोटल फर्टिलिटी रेट रिलेटेड टू द पॉपुलेशन ग्रो। तो हायर TFR मतलब अगर टोटल फर्टिलिटी रेट अगर ज़्यादा होगा तो क्या इंपैक्ट होगा, तो टोटल फर्टिलिटी रेट अगर ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसा कौन सा कंट्री है जहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है, तो आप याद रखिएगा साउथ कोरिया और एक जापान है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अगर मैं आपसे पूछूँ व्हाट द मेन फंक्शन ऑफ यूनाइटेड व्हाट द मेन फंक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो आपको याद रखना है कि ये जो है प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बिल्कुल सही है। टू प्रमोट ह्यूमन राइट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी सही है। और टू रिजोल्व डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर स्टेट, तो ये भी सही है। तो यूनाइटेड नेशन बना कब था, तो 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपका न्यूयॉर्क के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और इसका मेन पर्पज़ क्या था कि जो वर्ल्ड वार हो वो थर्ड ना हो और इंटरनेशनल पीस को हम स्टैब्लिश कर सके। तो क्या ये सक्सेसफुल है, तो ये थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं ये इट इज़ सक्सेस्ड। और इससे पहले क्या था, मतलब लीग ऑफ नेशन हुआ करता था, उसमें एक इंपॉर्टेंट बॉडी बनी थी उस वक्त ILO। और ये लीग ऑफ नेशन किस ट्रीटी के अंदर बना था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अंदर। जो ILO है वो आज भी इसका पार्ट बनते हैं, और ये मात्र एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लीग ऑफ नेशन का कॉन्टिन्यूएशन देखने को मिलता है इन दिस यूनाइटेड नेशन, राइट। और कितने मेंबर होते हैं, यू नो वेरी वेल। तो 5 में परमानेंट मेंबर है जिसको P5 के नाम से भी जानते हैं, और 10 जो है अनपरमानेंट मेंबर। तो कितने टोटल मेंबरशिप है, तो 193 इसके मेंबर है। और एक ऐसी ट्रीटी जो सभी यूनाइटेड नेशन के मेंबर ने साइन किए, तो याद रखिए वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 2019 से उसका जो अगला अमेंडमेंट है किगाली अमेंडमेंट, जिसमें हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करते हैं, वो कंटिन्यूड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Let's see the next question. Consider the following statement of the Financial Action Task Force. See, Financial Action Task Force जो है टेरर से रिलेटेड, टेरर जो एक्टिविटी होती है उसको कम करना, मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है उसको, उन एक्टिविटीज़ को कम करना इसका मेन एम है। ठीक है,
ओके, ये कब बनाया गया था? तो G7 कंट्री के द्वारा 1989 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर की बात करोगे तो OECD का जो सेक्रेटेरिएट है कहाँ पे? पेरिस के अंदर, वहीं इसका भी सेक्रेटेरिएट है। ठीक है, OECD में कितने कंट्री है? तो अप्रोक्सीमेटली आई डोंट नो, एक्चुअली 9 या 10 ही कंट्री होगी, लेकिन इसमें FATF में कितनी कंट्री है? तो याद रखिए 39 है। ठीक है, इंडिया मेंबर है? BS बिल्कुल है। पाकिस्तान है? नो। अगर इसकी 2 लिस्ट आती है इसमें, एक तो याद रखना ग्रे लिस्ट और एक आपकी होती है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में ये जो है ये बोलते हैं कि आपके ऊपर सैंक्शन लग सकते हैं, मतलब ये है कि वहाँ पे टेरर फाइनेंसिंग हो रही है और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटी हो रही है। लेकिन ब्लैक लिस्ट में जो है उनको बिल्कुल टैग कर दिया जाता है कि अब इस कंट्री से व्यापार करना थोड़ा मुश्किल है, तो जिसकी वजह से MNC वगैरह जो है अपने डिसीजन ले पाते हैं, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं होते हैं। ठीक है, बस वो वर्ल्ड को बता देते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ठीक है, और ब्लैक लिस्ट में कौन कौन है? तो ईरान है और नॉर्थ कोरिया। ठीक है, लेट्स सी द स्टेटमेंट दे। ओके, इट इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इन 1989, इनिशिएटिव ऑफ द G7 टू डेवलप पॉलिसीज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। डेट इज़ करेक्ट। सेकंड देखते हैं, डेट इज़ ऑपरेशन OECD का, जहाँ पे इसका मतलब जहाँ से OECD ऑपरेट होता है वहीं से जो है ये G7 मतलब FATF ऑपरेट होता, तो ये बिल्कुल सही है। 2001 में इट्स मैंडेट टू एक्सप्लेन, मतलब इसमें जो है टेरर फाइनेंसिंग को ऐड किया गया, तो बिल्कुल सही है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड 1989, और G7 में कौन कौन सी कंट्री आती है अगर ये पूछ लीजिए तो 4 यूरोप की है, एक आपकी एशिया की जो जापान है, और 2 आपका परहैप्स USA और नॉर्थ अमेरिका से है, फॉर एग्जांपल कनाडा और अमेरिका। अगर हम 1 में देखें तो जापान, 4 अगर देखें तो फ्रांस हो गया, UK हो गया, जर्मनी हो गया और इटली हो गया। ठीक है, तो ये भी G7 कंट्रीज़ होगी। अच्छा, इट ऑपरेट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक, ये मैं बता चुकी ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस के अंदर है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मेंबर ऑफ द कंट्री जो है इसमें 39 मेंबर्स हैं। इसमें जो है टू रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल EU और GCC। ठीक है, सेशन इट्स डिसीजन मेकिंग, मतलब ये जो है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग हो। अंडर FATF में 2 लिस्ट होते हैं, एक तो ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में वार्न किया जाता है कंट्री को कि आपकी कंट्री के अंदर जो है बहुत ज़्यादा टेरर फाइनेंसिंग वगैरह हो रही है, तो आपको स्टॉप करना चाहिए। और ब्लैक लिस्ट में बिल्कुल टैग कर दिया जाता है कि ये भी इस कंट्री के साथ कोऑपरेटिव ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटी इम्पैक्ट इकोसिस्टम? इकोसिस्टम मतलब किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करती है पूछा जा रहा है। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रेडेटर? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ द प्रे? नो। नंबर 3, बाय डिस्टर्बिंग नेचुरल साइकिल। डेट इज करेक्ट। नेचुरल साइकिल मतलब जो आपकी न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग प्रोसेस होती है, जैसे कार्बन साइकिल, कोई वाटर साइकिल होगी, N2 साइकिल होगा, ऑक्सीजन साइकिल, मतलब ये जो भी साइकिल कार्बन साइकिल है, तो ये आपकी नेचुरल साइकिल में आता है। फूड चेन, फूड वेब आता है, हम उसको डिस्टर्ब करते हुए जा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ग्लोबल वार्मिंग, और हम बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं उनको खाना शुरू कर चुके हैं, उनका ट्रेड करते हैं या उनके मेडिसिन के थ्रू जो है कंजर्व करते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। फेक न्यूज़ से ट्रू। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन अब आपसे साइंस से पूछते हैं, देखते हैं आपको कितना आता। ओके, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जो साइंस से रिलेटेड है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में UPSC पूछ चुका है। फॉर एग्जांपल आपसे अगर मैं पूछूं कि जो DNA है, अगर हम DNA की सीक्वेंसिंग जान लेते हैं, ठीक है, DNA की अगर हम सीक्वेंसिंग जान लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट होता है? तो जो हम P-डिग्री एनालिसिस कर पाएंगे, बिल्कुल सही बात है। और जो ह्यूमन डिसीज़ है उसके बारे में पता लगा पाएंगे, उसका डायग्नोज अच्छे से कर पाएंगे, और जो डिजीज़ रेजिस्टेंट एनिमल है उसको हम प्रमोट कर पाएंगे। ठीक है, उन ब्रीड्स को हम प्रमोट कर पाएंगे जो किसी पर्टिकुलर डिजीज़ से रेजिस्टेंट शो करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पूछ लिया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड है, बार्क ऑफ ट्री इज़ रिमूव्ड इन अ सर्कुलर फैशन। मान लीजिए एक ट्री है, ओके, जो इसका बार्क है, अगर इसको हम सर्कुलर फैशन में रिमूव करें तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये होता है कि रूट्स जो है वो स्टार्व्ड ऑफ एनर्जी है। मतलब ये है कि अभी जो रूट को जो न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं वो प्रॉपर मैनर में नहीं है। ठीक है, नंबर 3 क्वेश्चन पे चलते हैं। बीटी ब्रिंजल, जब भी बीटी ब्रिंजल आ जाता है, 3 क्रॉप आपको याद रखना है। तो बीटी ब्रिंजल है, बीटी कॉटन है, और एक GM मस्टर्ड क्रॉप है। GM मस्टर्ड क्रॉप है।
जो बीटी ब्रिंजल है और बीटी कॉटन है, इसमें जो हम यूज़ करते हैं वो बैक्टीरियल यूज़ करते हैं, सेम ही बैक्टीरिया, डेट इज़ नथिंग बट बैकिलस थ्यूरिजेनेसिस, है ना। और ये जो है इंसेक्टिसाइड को रेजिस्ट करता है, मतलब ये जो इंसेक्ट ज़्यादा होते हैं ना उसको रेजिस्ट करता है। लेकिन जब हम बीजीएम मस्टर्ड की बात करते हैं, ये एक हाइब्रिड वेराइटी है, इसमें हम सोयल बैक्टीरिया को ही यूज़ करते हैं, इसमें 3 जीन एक्स्ट्रा डाले जाते हैं और ये जो है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो वीड्स वगैरह उसके लिए ये है, ठीक है। ओके, बीटी ब्रिंजल से क्वेश्चन जो पूछा गया था, बेसिकली जो स्टेटमेंट वहाँ पे सही थी, इट मेक पेस्ट रेजिस्टेंट, यस। जो आपका बीटी ब्रिंजल है वो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप है, पहली बात तो याद रखिए। और इसमें हम क्या डालते हैं, तो क्रिस्टल क्राई 1AC, मतलब ये जीनोम है जो हम इसमें ऐड करते हैं। और ये किसके द्वारा बनाई जा रही है, तो यूएसए की एक कंपनी है मोसेंटो और इंडियन साइड से वन मोर कंपनी इज देयर, तो वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। एनीवे, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, वो था आपका ट्रांस फैट से रिलेटेड। सी, ट्रांस फैट हमारी जो बॉडी है उसके लिए अच्छा नहीं होता है। WHO के अंदर इसको हटाने के लिए, मतलब ट्रांस फैट को कम करने के लिए रीप्लेस नाम से एक प्रोग्राम चला रखा है। ट्रांस फैट होता क्या है, ट्रांस फैट वो होता है जो एनिमल से लेते हैं और जो हमारी जो बॉडी है उसके लिए खतरनाक होता है, ठीक है। मतलब ये सेचुरेटेड फॉर्म का जो आपका वो होता है ना फैट, वो होता है फूड। अच्छा, जो अगर मान लीजिए कोई फूड है, अगर उसके ऊपर लिखा है कि ट्रांस फैट फ्री, इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इट। फूड जो है इसका मतलब ये होता है कि जो फूड है वो हाइड्रोजनेटेड ऑयल से नहीं बना है। अब हाइड्रोजनेटेड का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजनेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड क्या है, अनसेचुरेशन को प्रमोट करता है। अनसेचुरेशन क्यों, क्योंकि इनके पास अभी भी बॉन्ड ये बनाने की पावर है, लेकिन जब हम इसको हाइड्रोजनेशन करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये जो है हाइड्रोजनेटेड बन जाता है। 1 2 3 4, मतलब जो कार्बन के चार बॉन्ड है वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सेचुरेशन में आता है। तो हाइड्रोजनेटेड ऑयल कह लीजिए या फिर सेचुरेटेड ऑयल कह लीजिए, तो मेन बात है कि जो अगर कोई प्रोडक्ट वो ट्रांस फैट है तो मतलब ये है कि वो हाइड्रोजनेटेड ऑयल में नहीं बना होगा। हाइड्रोजनेटेड ऑयल कैसे बनता है, तो ये मैं एक प्रोसेस में बता चुकी, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ऑयल हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल समोसा बनाए, आज मैंने समोसा बनाया, उस थोड़ा सा तेल बच गया, लेकिन उसी तेल जो बचा हुआ है अगले दिन भी मैंने उसको दोबारा से उसमें ही समोसों को बना दिया, उससे अगले दिन भी समोसे उसमें ही बना दिए, तो उस मतलब जो ट्रांस फैट है ना उसकी मात्रा यहाँ पे बढ़ती रहती है। अगर सोर्स की बात करें तो ये जो मतलब सेचुरेटेड फैट है वो आपके एनिमल सोर्स से पाया जाता है। एनीवे, फूड्स आर नॉट मेड ऑफ हाइड्रोजनेटेड ऑयल, इट मीन एंड ऑयल यूज नॉट लाइकली टू, और इसका मतलब ये भी होता है कि जो हमारा कार्डियोवास्कुलर जो टिश्यूज़ है या फिर जो हमारी सेल्स है उसको ये डैमेज नहीं करेगा। ट्रांस फैट का मतलब ये होता है, ओके। तो प्लीज़ याद रखिएगा। तो मैंने 2011 के क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिए। फॉर एग्जांपल पहले मैंने आपको डीएनए के बारे में बताया था, क्या बताया था, डीएनए जो है जीन सीक्वेंसिंग से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं। सेकंड में मैंने बताया था कि मान लिया जाए अगर बार्क ऑफ ट्री जो है अगर रिमूव करते हैं हम सर्कुलर फैशन में, तो इसका मतलब ये है कि क्या मतलब है, ये हमने जाना था। बीटी ब्रिंजल, थर्ड क्वेश्चन में हमने बीटी ब्रिंजल के बारे में जाना था, एंड फोर्थ क्वेश्चन में हमने ट्रांस फैट के बारे में जाना था। लेट्स सी, ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर फेक न्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फेक न्यूज़ इज ट्रू, ओके, बताना है कौन सी ट्रू। फेक न्यूज़ इज ऑलवेज क्रिएटेड विद द इंटेंट डिसीव, तो यही मेन इसका मोटिव है। देखो, जब फेक न्यूज़ फैलाई जाती है तो उसका कुछ ना कुछ एक मोटिव होता है, ठीक है। या तो बहकाना हो गया, या र्यूमर को और ज़्यादा फैलाना हो गया, या फिर दो कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई लगवाना हो गया, या फिर कुछ मतलब एक इंटेंटेड रीज़न होता है वहाँ पे। सेकंड तो अगर फर्स्ट तो ठीक है, लेकिन सेकंड भी देख रहे हैं, फेक न्यूज़ इज़ ओनली फाउंड ऑन द सोशल मीडिया, नहीं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे फेक न्यूज़ फैलाई जा सकती है, ठीक है। नंबर थर्ड देखते हैं, फेक न्यूज़ इज़ अ न्यू फिनोमेना ओनली अप्रिशिएट, मतलब जो रिसेंट ईयर में जो है ये एक न्यू फिनोमेना निकल कर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो है बहुत पहले से ही जो है एग्जिस्ट कर रहा था। इवन एंशिएंट मेडिवल, मतलब सभी जगह ये हुआ है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन इंडिविजुअल प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फेलिंग फॉर द फेक न्यूज़, हम किस तरीके से फेक न्यूज़ से बच सकते हैं। हम जो है रीडिंग रेपुटेबल सोर्स, तो यस बिल्कुल सही है। चेकिंग मल्टीपल सोर्स सो दैट वी कैन गेट द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। बीइंग स्केप्टिकल और स्किल, मतलब ये है कि कोई भी हेडलाइंस अगर आप पढ़ते हैं तो अपना खुद का लॉजिक भी लगाएं, कहीं ना कहीं आपको उस पर ऊपर रेशनिंग क्वेश्चनिंग करने की ज़रूरत है कि सच में ऐसा हो सकता है, इट इज़ इट रियलिटी, वेदर इट बी अ फेक, और मतलब यू हैव टू मतलब क्वेश्चन इन योर माइंड वाइल रीडिंग द न्यूज़।
बट द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग द फाइबर लेज़र और द ट्रेडिशनल लेज़र। पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए कि लेज़र होता है क्या। लेज़र जो है जैसे हमारे पास लाइट होती है, ठीक है, उसमें लाइट में जो है 7 रंग से बनी होती है, लेकिन जब हम उस लाइट को, उसकी एक लाइट को, मतलब उसके एक बीम को सेपरेट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल विबग्योर आपने सुना, ठीक है, जो हमने रेड है, ये रेड कंपोनेंट लिया और इनको डिस्कार्ड कर दिया, तो लेज़र का क्या होगा कि सिर्फ हम एक मोनोक्रोमेटिक रेज को लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने रेड को लिया, और जब हमने रेड को लिया तो इसकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा होती है और ये जो है स्ट्रेट लाइन में चल सकती है, ठीक है। और इसकी खासियत ये है कि वो जो आसपास का जो मीडियम होगा उससे रिफ्लेक्ट होने का इसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, या तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये, लेकिन रिफ्रैक्ट नहीं होगी, ठीक है। दो टर्म है, एक तो रिफ्लेक्ट और एक रिफ्रैक्ट। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन देयर। क्वेश्चन जो है आपसे पूछ रहा है एक मिनट, फाइबर लेज़र आर मोर स्मॉलर एंड मोर एफिशिएंट। यस, फाइबर लेज़र जो है ज़्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू द CO2 लेज़र। ओके, फाइबर लेज़र कैन प्रोड्यूस अ वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ। नहीं, ये जो सिंगल वेव मतलब सिंगल मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ को प्रोड्यूस करते हैं। फाइबर लेज़र कैन प्रोड्यूस अ हाई पावर्ड बीम ऑफ लाइट। ये से सही होना चाहिए था। फाइबर लेज़र कैन बी यूज्ड फॉर द वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको बताना था कौन सा एडवांटेज है। देखो ये एडवांटेज, लेकिन मेन एडवांटेज ये है कि स्मॉलर एफिशिएंट, हम इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। फाइबर लेज़र आर स्मॉलर एंड मोर एफिशिएंट देन द ट्रेडिशनल CO2 लेज़र बिकॉज दे आर यूज फाइबर ऑप्टिक्स एज द मेन मीडियम विच अलाउ फॉर द स्मॉलर एंड मोर कॉम्पैक्ट लेज़र सिस्टम। दे ऑल्सो हैव हाँ मेंटेनेंस, मतलब इसके लो मेंटेनेंस कॉस्ट है और इसका जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा लॉन्गर। आगे बढ़ते हैं। वट टाइप ऑफ लेज़र बीइंग, जो लेज़र प्रिंटर होते हैं, लेज़र प्रिंटर आपने सुना होगा, तो उसमें किस टाइप, मतलब जो लेज़र है वो कहाँ से सोर्स होती है, ठीक है। जैसे रेड कलर है, कहीं से तो ये रेड कलर आएगा ना, तो वही यहाँ से पूछा, बट द सोर्स ऑफ द लेज़र प्रिंटर कहाँ पे, मतलब लेज़र प्रिंटर का लेज़र का सोर्स कहाँ पे है, तो याद रखिए डायोड होता है। ओके, CO2 लेज़र की हमने ऊपर बात की है, ठीक है। डायोड लेज़र आर यूज्ड फॉर द लेज़र प्रिंटर बिकॉज दे आर स्मॉल एफिशिएंट एंड कैन प्रोड्यूस अ हाई पावर्ड बीम ऑफ लाइट दैट इज एबल टू मेल्ट। ओके, अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो 2012 के डिस्कस करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है बायोपेस्टिसाइड से रिलेटेड है। बायोपेस्टिसाइड हो कौन सकते हैं? पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए बायोपेस्टिसाइड होता है क्या, मतलब बायोलॉजी, मतलब ये है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पेस्ट के लिए खतरनाक हो। तो वो कौन कौन हो सकता है, ये एग्जाम्पल पूछे गए थे क्वेश्चन में। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, बैक्टीरिया हो सकते हैं। फंजाई हो सकते हैं, बिल्कुल फंजाई हो सकते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट हो सकता है। तो तीनों की तीनों ऑप्शन वहाँ पे UPSC के उस क्वेश्चन में बिल्कुल सही थे। सेकंड क्वेश्चन जो 2012 में पूछा गया था वो था आपका बायोमास गैसिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में? बायोमास गैसिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जा सकता है। देखो, बायोमास गैसिफिकेशन का मतलब ये होता है कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ लिविंग कंपोनेंट, कुछ फूड पार्टिकल, जब हम उनको जलाते हैं, जलाते कैसे? वो जो जलाने की प्रोसेस होती है वो जो है डेट शुड नॉट है, मतलब ये है पार्शली हम ऑक्सीजनेटेड करते हैं, ठीक है। मतलब हम पार्शली, मतलब बहुत कम ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब हम इसको कम ऑक्सीजन देंगे, जो कार्बन कंटेंट है वो CO के अंदर, CH4 के अंदर, H2 के अंदर चेंज हो पाता है, और इन्हीं गैसेस का हम यूटिलाइज करते हैं खाना वगैरह बनाने के अंदर। मतलब ये है कि हम जो मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारे फूड पार्टिकल है या जो वेस्ट है उसको हम ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में जलाते हैं, तो हमें ये वाली गैस मिलती है और इन्हीं को हम यूटिलाइज करते हैं। और इसका मतलब हम पार्शियल कंबशन करते हैं और उसके बाद जो है हम इसका फुली कंबशन करते हैं, जो हम यूटिलाइज करते हैं। मतलब इस फॉर्म को हम जो है एज अ सोर्स लेते हैं जलाने के लिए, फिर हमारा काम हो जाने के बाद ये बाद में CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम यहीं पे इसी स्टेज के अंदर ऑक्सीजन पूरी प्रोवाइड कर देते तो जो ये हमारा फूड पार्टिकल वगैरह है वो कम्प्लीटली CO2 में चेंज हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे पार्शली प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन था बेसिकली मीन्स इन कंप्लीट कंबंशन ऑफ बायोमास, जिसकी वजह से CO, H2, CH4 वगैरह बनते हैं। इससे हम डायरेक्ट हीट जनरेट कर सकते हैं। शायद यही क्वेश्चन था, पता नहीं मैंने ढंग से इसको नहीं लिखा। एनीवे, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका स्टेम सेल के बारे में। सी, स्टेम सेल्स जो है दो तरीके की होती है। क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट है मैं बाद में बताऊंगी। पहले बात ये देखिए, एक तो होती है आपकी एम्ब्रोनिक, ठीक है, एक होती है आपकी एडल्ट। एडल्ट जो है
वो आपकी बहुत सारे टिश्यूज़ के अंदर पाई जाती है, ठीक है। लेकिन जो एम्ब्रियोनिक सेल होती है उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके देख सकते हैं। एक एम्ब्रियोनिक सेल जो आपके उम्बिलिकल कोड भी बना लेते हैं, और जो दूसरी उम्बिलिकल कोड के अलावा सारी की सारी जो 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 बॉडी है वो बना सकते हैं, मतलब सारे के सारे ऑर्गन्स को ये डेवलप कर सकती है, ठीक है। लेकिन उम्बिलिकल कोड जो है, उम्बिलिकल कोड समझते हो, जब बच्चा पैदा होता है तो वो जिस नाल के साथ मदर के साथ जुड़ा हुआ होता है उसी को हम उम्बिलिकल कोड बोलते हैं। मतलब उम्बिलिकल कोड को बनाने के लिए जो सेल जो बना पाती है उसको टूटोपोटेंसी कहते हैं। टूटोपोटेंसी जो मतलब ब्लास्टोसाइट वो पार्ट बायोमास का जो पूरे ऑर्गेन को जो है सारे के सारे ऑर्गन को ऑर्गेनिज्म को डेवलप करवाते हैं, उस सेल्स को हम प्लूरीपोटेंट कहते हैं। लेकिन ये टूटीपोटेंट से इस तरीके से डिफरेंट है कि ये जो है उम्बिलिकल कोड नहीं बना पाता है, और जो ये एडल्ट सेल ये स्पेसिफिक टिश्यू ही बना पाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका यूटिलाइज हम कहाँ पे कर सकते हैं। जो ड्रग वगैरह होता है उसकी स्क्रीनिंग में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेडिकल थेरेपी में हम यूज़ कर सकते हैं, और याद रखिए जो हार्मोनल थेरेपी है वहाँ पे हम इसको जनरली यूज़ नहीं करते हैं। डेट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द स्टेम सेल। बेसिकली हार्मोन थेरेपी में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर मान लीजिए ट्रांसजेंडर ही ले लीजिए और उसकी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक वुमेन साइड है फॉर एग्जांपल, तो हम उसमें और ज़्यादा जो है वुमेन हार्मोन फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन उनको डिलीवर कर सकते हैं, और वो कंप्लीट वीमेन बन जाएंगे ना, मतलब उसकी पूरी जो कैरेक्टरिस्टिक वुमेन की हो जाएंगी। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ किया, तो डेट इज नथिंग बट अ हार्मोन थेरेपी। सेकेंड एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ लेडी ऐसी होती है जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं उसको एस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं ताकि टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है जो नेचुरल हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाए, और एस्ट्रोजन की मात्रा ऑटोमेटिकली ब्लड में अगर हम ज़्यादा दे देंगे तो एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा, तो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पे ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये फ़ायदा होता है आपके स्टेम सेल। नंबर थर्ड क्वेश्चन जो 2012 में पूछा गया था बीटी ब्रिंजल के बारे में। बीटी ब्रिंजल वैसे मैंने बता दिया, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन था। तो फॉर एग्जांपल ये जहाँ पे जो सोयल बैक्टीरिया हम यूज़ करते हैं तो वो आपका बीटी है। ओके, ये जो है टर्मिनेटर सीड नहीं प्रोवाइड करता है, और बीटी ब्रिंजल जो है इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि नेचर के अंदर पोलिनेटिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पोलिनेटिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल तो याद रखिएगा बैट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और याद रखिएगा बैट जो है हाइबरनेट भी करता है, मतलब ये सर्दियों में ये जो सो जाता है। क्यों सो जाता है, क्योंकि इसके मतलब जो सोर्स है फूड सोर्स ये किसके ऊपर जीवित रहता है, तो जो स्मॉल इंसेक्ट होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं वो ज़्यादा ठंड नहीं सह पाते, तो वो खुद हाइबरनेट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से बैट को भी हाइबरनेट होना पड़ता है। सेकंड है बी कर पाती है, बिल्कुल। बी को जो आइंस्टाइन के द्वारा कहा गया था कि अगर बी नहीं रहेगी तो लिविंग ऑर्गेन मतलब हमारी धरती के ऊपर जो है लाइफ नहीं रहेगी। उसका रीज़न ही यही था क्योंकि बी जो है मेजर पोलिनेटर एजेंट के तरीके से काम करते हैं। नंबर थर्ड है बर्ड्स भी जो है पोलिनेशन करते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है विच एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अब हाइड्रोजन आर ट्रू। आपको बताना है कि हाइड्रोजन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, कहा जा सकता है। सेकंड, हाइड्रोजन इज द गैस एट रूम टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। और इसकी एस्केप वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर जनरली नहीं पाया जाता। और याद रखिए इनफ्लेमेबल भी होता है, मतलब इसमें आग कंबस्टिबल होता है, मतलब आग लगने के चांसेस होते हैं। नंबर थर्ड, हाइड्रोजन इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, नहीं ये जो है मोस्ट रिन्यूएबल एंड बिल्कुल ग्रीन सोर्स माना जाता है। नंबर फोर्थ, हाइड्रोजन कैन बी यूज एज द फ्यूल इन इंटरनल कंबंशन ओनली, नहीं ऐसा नहीं होता है, इसको बाहर वाले में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये यू कैन सी हियर द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ वन लाइन के क्वेश्चन भी हम एक बार देख लें। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। वेयर वाज द फर्स्ट ज्वाइंट एक्सरसाइज धर्मा गार्जन जो है ऑर्गेनाइज की गई है। मतलब ये है कि ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई है धर्मा गार्जन, ये हम किसके साथ करते हैं, तो जापान के साथ। कहाँ पे हुई है, तो जापान के अंदर। और कौन कौन सी एक्सरसाइज हम जापान के साथ करते हैं, तो जिम्बैक्स नाम की एक्सरसाइज है, ओके। शिन्यू मैत्री नाम की एक्सरसाइज है, धर्मा गार्जन नाम की एक्सरसाइज है, वीर गार्जन नाम की एक्सरसाइज है, मालाबार हम करते हैं। तो याद रखिएगा ये सारी इसकी सारी एक्सरसाइज हम जो है जापान के साथ करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट से आपको याद आएगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारे के सारे पर्सन या पूरे डिस्ट्रिक्ट के पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी। कोल्लम डिस्ट्रिक्ट जो है पंचायत विंस स्वराज ट्रॉफी फॉर द स्टेट फॉर द बेटर डिस्ट्रिक्ट पंचायत फॉर 2021-22, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। तो स्वराज ट्रॉफी इसके द्वारा जीती, किसके द्वारा, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू द स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स कौन सी सिटी जो है वर्ल्ड की सबसे पोल्यूटेड सिटी है? तो याद रखिए लाहौर जो है सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है, लेकिन अगर सेकंड नंबर पूछा जाए तो मुंबई और थर्ड नंबर पूछा जाए तो काबुल है। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड, अच्छा ये जो रिपोर्ट है शायद वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश की गई, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो 1944 में स्थापना होती है, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, प्रेसिडेंट यू कैन सी है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या क्या ये जारी करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, रेमिटेंसेस रिपोर्ट, और हमने कितने पाए? 100 मिलियन, जो सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी ये रिलीज़ किया करता था, एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स भी ये जो है रिलीज़ करता था। और याद रखिएगा जो एक ब्लैक राइनो है उनको बचाने के लिए ग्रीन बॉन्ड या फिर वाइल्ड लाइफ बॉन्ड भी जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा ऑनर किया गया किस पुलिस को, जिसके मतलब उसको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया? तो हरियाणा, ये 10वीं स्टेट बनी। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा जो है फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन को ऑर्गेनाइज किया जाए? तो लद्दाख के अंदर, याद रखिएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलो इंडिया विंटर गेम में विजेता कौन है? तो जम्मू एंड कश्मीर। हो कहाँ रहते? गुलमर्ग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द तोशिंखुला टनल टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी? तो ये लद्दाख के द्वारा अभी मतलब यूनियन के द्वारा अभी लद्दाख के क्षेत्र में शिंखुला टनल को बनाने की अनुमति दे दी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। बिल्ड कहाँ पे है? तो नीमू पंदम डोरचंग मार्ग पे इसको बनाया जा रहा है। किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ गोट द वर्ल्ड का फर्स्ट फुली ऑपरेशनल स्वार्म SWARM ड्रोन सिस्टम? तो इंडिया के द्वारा लिया गया। इसमें होता क्या है बेसिकली, जो ड्रोन है वो जो है एक ग्रुप में उड़ाए जाएंगे, तो इस वजह से ये फुली ऑपरेशनल स्वार्म जो ड्रोन सिस्टम वो कहाँ पे अभी इनॉग्रेट किया गया? तो इंडिया के अंदर, राइट। याद रखिएगा। व्हेन वाज द नेशनल ओपन डे, ये आप छोड़ सकते हैं, पर इसका आंसर राज्य विच G7 लेड स्कीम है लॉन्च की गई है COP27 समिट टू प्रोवाइड फंड टू कंट्रीज सफरिंग फ्रॉम द क्लाइमेट? तो ग्लोबल शील्ड नाम का वो एक इनिशिएटिव था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया? तो याद रखिएगा शरद कमल अजंता को दिया गया। और ये कहाँ से? तो तमिलनाडु से। और किस खेल से रिलेटेड करते हैं? तो टेबल टेनिस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वांगला फेस्टिवल हमने कहाँ पे मनाया है? तो ये मेघालय में मनाया है। मणिपुर का संगाई फेस्टिवल, सिक्किम का लोसार फेस्टिवल, अरुणाचल प्रदेश का अपतानी जो ट्राइब है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, तो याद रखिएगा। हु विल ऑनर्ड विद द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड एट 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हो रहा था गोवा के अंदर? तो ये कार्लोस सोरा को दिया गया। ये वन लाइन है, याद रखना। और द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिलीज ईस्टर्न क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो 8वीं रैंक है, वैसे कह सकते हैं 5वीं है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस जो है खाली है, और 4th रैंक पे जो है डेनमार्क है, और उसकी और 8th रैंक पे हमारी कंट्री आती है जो G20। और ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ग्रीन वॉच के द्वारा। और ये मतलब इंडिया जो एकमात्र कंट्री है जो G20 की इस टॉप 10 में आती है। इन विच स्टेट सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल वाज गिवन द टाइटल ऑफ द सरदार? तो ये देखिए बरदौली सत्याग्रह के दौरान दिया गया था। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा? तो ये साजन सरस्वती। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिटवीन विच इंडिया मोल्पा रेबिलियन टेक प्लेस? तो 1921-22 कहाँ पे? केरला के अंदर। लार्जेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड? कैस्पियन सी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा जाए? कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर ही है। और जो विश्व का गहरा बैकल लेक है उसकी यहाँ पे डिटेलिंग दे रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर? तो वो हाइपोथैलेमस है, और इसको जो है ग्लैंड मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, और मास्टर ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। ओके, ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड हम 17 फरवरी को मनाते हैं। ओके, अब इनसाइड के क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहे हैं जो हम 17 फरवरी के। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट क्वेश्चन की है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इज द पेरेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मतलब ये है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, इन द हिल क्लाउड डज नॉट इजिली डिसिपेटेड। मतलब जो है हिल्स एरिया के अंदर क्लाउड जो है डिसिपेट नहीं हो पाता, क्लाउड्स कहीं ना कहीं रह जाते हैं और वो ट्रैप हो जाते हैं सर्टेन एरिया, ब्रिंगिंग टोरेंशियल शोवर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है थोड़े से टाइम पीरियड में, एंड इवन क्लाउड बस्ट वहाँ पे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो
तो दैट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कन्वर्जेंस ऑफ द विंड फ्लोइंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन कैन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोम्बोलिम्बस क्लाउड ओवर द हिली रीजन, दैट इज करेक्ट। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। बाकी आप ये देख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है, पेरेंट मिनिस्ट्री है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। प्रीवियस इन द मानसून रिवाइव ओवर द कंट्री, तो जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश ये न्यूज में था। एनीवे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये क्या है? ये एक स्कीम है। क्यों है? क्योंकि जो हमारे बॉर्डर एरिया है वहाँ के जो विलेज है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा प्रोवाइड करना ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो वहीं पे बस से सकें और वो हमारी सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। ये इसका मेन एम है। लेट्स सी अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उसके अंडर में आते हैं, दैट इज इनकरेक्ट। और इसका जो जिक्र है ना वो पिछले साल के बजट में किया गया था, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट वो कम्प्लीटली गलत है। द मेन ऑफ द स्कीम इज टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रूरल एंड अर्बन, दैट इज नॉट करेक्ट। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर हम इस स्कीम के बारे में जानें तो कॉम्प्रीहेंसिव डेवलपमेंट विलेज ब्लॉक ऑफ द नदर्न जो आपके बॉर्डर है वो उसको डेवलप करना, वहाँ की जो पीपल है उनको क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करना। द स्कीम विल प्रोवाइड फंड फॉर द डेवलपमेंट द एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बॉर्डर एरिया के आसपास के विलेज है। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान विल बी क्रिएटेड, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल द ग्राम, मतलब ये आप इम्प्लीमेंट करने वाले। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की, दैट इज़ करेक्ट। ये जो 1986 के हिसाब से बनाई गई थी, 2016 में इसमें अमेंडमेंट भी किया गया था। और ये क्या करती है? मानक तैयार करती है, स्टैंडर्ड्स जो क्या चीज़ है, क्या चीज़ हमें, मतलब किस हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड जो तैयार करता है वो BIS के तहत किया जाता है। BIS जो है रिस्पॉन्सिबल रजिस्ट्रेशन एंड बेटर प्रोटेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन, दैट इज़ इनकरेक्ट। तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ब्यूरो ऑफ इंडिया द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्मोनियस डेवलपमेंट द एक्टिविटी ऑफ द स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन जो गुड्स को ये प्रोवाइड करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द मिनिस्ट्रीज फर्स्ट मैराइन स्पैटियल प्लानिंग फ्रेमवर्क को किस के द्वारा पहली बार लॉन्च किए गए? तो याद रखिए पुडुचेरी के द्वारा लॉन्च किया गया। किसकी हेल्प से लॉन्च किया? तो नीदरलैंड की हेल्प से लॉन्च किया गया है। You can see Puducherry has launched the country's first marine spatial planning framework to balance the growth alongside the sustainable management of the ocean resource। मतलब ये है कि हमें वहाँ पे प्लानिंग के भी करनी है, इस तरीके से प्लानिंग करनी है ताकि जो आपका ओशन वाला रीजन है तो ओशन को हम सस्टेनेबली यूज़ कर सकें और अपनी ग्रोथ को भी हम फोकस रख सकें। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडिया नॉर्वे इंटीग्रेटेड ओशन इनिशिएटिव, दैट इज़ करेक्ट। पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप वर चूजन एज द कोस्ट लाइन टू पायलट टू द, मतलब ये इसकी अभी पायलट बेसिस पे को स्टार्ट किया जा रहा है और लक्षद्वीप और पुडुचेरी को यहाँ पे चूज़ किया गया और ये नॉर्वे और इंडिया का एक इनिशिएटिव है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरगवर्नमेंटल ओशियनिक कमीशन, IOC जो है ओनली यूनाइटेड नेशन बॉडी है जो ओशन साइंस एंड सर्विसेज में जो है स्पेशलाइज्ड, दैट इज़ करेक्ट। स्कैटेरिएट जो है पेरिस फ्रांस के अंदर है, तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। और स्कैटेरिएट पेरिस में किसका? OECD का भी है और G7 का भी है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। FCI के बारे में, ये जो है एल के जा कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको स्टार्ट किया गया था, दैट इज़ करेक्ट। MSP जो है कंट्री का मतलब किसी एक क्रॉप के पूरे कंट्री पे सेम होता है, दैट इज़ करेक्ट। एग्रीकल्चर वेज रेट इज़ नॉट कंसिडर, दैट इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज एग्रीकल्चर वेज ऑल्सो भी कंसिडर वाइल डिसाइडिंग द MSP। तो ठीक है, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट, पहली दो स्टेटमेंट सही है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कभी इसको बनाया गया था, क्या क्या इसका नाम है, क्या क्या कब कब इसमें चेंज हुआ है। आगे बढ़ते रुपये के बारे में है। इट इज़ काइंड ऑफ फर्स्ट ग्लोबल कार्ड पेमेंट नेटवर्क ऑफ इंडिया, दैट इज़ कनेक्ट, क्योंकि ये जो है हमें वर्ल्ड से जोड़ते हैं। इट इज़ हाईली सिक्योर, ये सही बात है। इट ऑफर अ कॉन्टैक्टलेस कार्ड दैट फैसिलिटेट द ट्रांजैक्शन विद अ सिंगल टैप, दैट इज़ करेक्ट। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। ग्रीन हाउस गैस के प्रोटोकॉल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसमें मैंने बताया था कि ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग है गवर्नमेंट और बिजनेस के लिए, और किस तरीके से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको मॉनिटर क्वान्टिफाई कर सकते हैं। अगला जो है 9th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ये जो है यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा हेड की जाती है, डेट इज़ करेक्ट। इट मॉनिटर मैक्रो प्रूडेंशियल सर्विस ऑफ द कंट्री, डेट इज़ ऑल्सो करेक्ट। लेकिन ये किसके अंडर में आती है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट द कॉमन टू बोथ टू हिस्टोरिकल प्लेसेज जो अजंता एंड महाबलीपुरम में, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोनों जो है रॉक कट टेम्पल से बने हुए, याद रखिएगा। अजंता डेडिकेटेड है बुद्धिज्म को, महाबलीपुरम ममल्लापुरम के जो टेम्पल्स है परवा डायनेस्टी के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। और ये साउथ इंडिया में पाया जाता है। किसको डेडिकेटेड है? शिव भगवान को डेडिकेटेड, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यू कैन सी अबाउट द फर्दर स्टेटमेंट।
ओके 2013 के भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2013 का पहला क्वेश्चन है, अगर हम मान ले जाए नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर होता है, फॉर एग्जांपल यूरिया, अगर हम इसको डालते हैं, पहली बात तो यूरिया के बारे में याद रखिए 46% इसमें जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट इसके जो प्राइस है उसको रेगुलेट करती है। नंबर थर्ड, जो गवर्नमेंट है वो जो सब्सिडीज देती है वो डायरेक्टली कंपनीज को प्रोवाइड करती है। लेकिन अदर देन यूरिया जो भी हमारे फर्टिलाइजर्स है, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम और फॉस्फोरस को मतलब जो प्रोवाइड करते हैं, वो न्यूट्रिएंट पर केजी के हिसाब से जो है उसके सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, राइट। ओके अगर हम इसके बारे में और पॉइंट देखें कि अगर हम नाइट्रोजन जो यूरिया है अगर हम सोइल में ऐड कर देते हैं तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, एक बीमारी है मेथनोजेनेसिस, जिसकी वजह से जो नाइट्रेट हमारी बॉडी में चला जाता है और ये जो है ब्लू कलर प्रोवाइड करता है, राइट। और ये हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। और ये कहाँ से आता है नाइट्रोजन, अगर हम देखें तो ये आता कहाँ से है सोइल में, तो जो यूरिया होती है मतलब जो एक्सक्रीटा होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो वहाँ से आता है। सेकंड, अगर हम देखें जो वेजिटेशन डेथ हो जाती है क्योंकि उसमें भी न्यूक्लिक एसिड है तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं नाइट्रोजन पाया जाता है, तो ये सोर्स होता है सोइल में जो नाइट्रोजन आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था सेकेंड में, हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। सबसे पहली बात तो याद रखिए जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल है वहाँ पे दो प्रोटीन काम में आते हैं, तो कौन से, एक तो एक्टिन होता है, एक्टिन, और एक मायोसिन, ठीक है, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन जो है जब रिलैक्सेशन होता है तो एक्टिन यूज़ होता है और मायोसिन में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अभी कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिन का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वो कौन करवाता है, विच मतलब जो आपका न्यूट्रिएंट है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है इसको रेगुलेट करके चलते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन नर्व्स का कोऑर्डिनेशन कौन करते हैं, तो पोटेशियम और सोडियम, ठीक है। और अगर हम देखें आयरन जो है मसल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का वहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम भी यूज़ होता है, सोडियम पोटेशियम यूज़ होता है, आयरन यूज़ होता है, किस फॉर्म में, मायोग्लोबिन की फॉर्म में ये जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, राइट। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था उसके ऊपर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द सीरियल्स एंड ऑयल सीड। सी कब क्या होता है कि जो FCI होता है कब बनाया गया था, 1964 के अंदर, किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन पे, LK झा कमेटी की रिकमेंडेशन पे, राइट। बात ये नहीं है, बात ये है कि जो गोदाम होते हैं FCI के, वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा दिन तक सीरियल्स पड़े रहते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। वो ख़राब किसकी वजह से होती है, तो एक टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होता है, किसकी वजह से होता है, तो एक फंगाई लग जाती है, नाम क्या है उसका, मोल्ड्स, ठीक है। और ये इसकी खासियत ये होती है कि जब हम इसको उबाल लेते हैं, साफ़ भी कर लेते हैं, तब भी जो इसकी टॉक्सिसिटी है वो नहीं जाती, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द सीरियल ऑयल सीड, जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है उसको हम अल्फा टॉक्सिन कहते हैं, और ये जो है नॉर्मल कुकिंग से डिस्ट्रॉय नहीं होते। किसकी वजह से होता है, तो याद रखिए फंगाई की वजह से होता है, तो फंजाई की वजह से ये होता है। तो फंजाई की खासियत अगर हम देखें तो जो इसके ऊपर जो है सेल वॉल नहीं होती है बल्कि चिटिन होती है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट इसमें ये अपना रिजर्व फूड होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है, और ग्लाइकोजन की फॉर्म में ही जो है हमारी बॉडी मतलब जो आपके एनिमल्स है वो स्टोर करते हैं। प्लांट किसकी फॉर्म में करते हैं, तो स्टार्च की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट्स जो है सेलुलोज की फॉर्म में भी कर लेते हैं। एनीवे अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, विच आर यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर, मतलब ये है बायो फर्टिलाइजर, कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम दिए गए थे, फॉर एग्जांपल नोस्टोक, अनाबिना, एजोबैक्टर, ये सारे के सारे जो है बायो फर्टिलाइजर के तरीके से यूज़ होते हैं। बायो फर्टिलाइजर मतलब ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। लेकिन जो अदर ऑप्शन थे तो उसके बारे में थोड़ा देख लें। एक था स्पाइरोगोरिया, ये जो है ग्रीन एल्गाई के नाम से जाना जाता है। एक होता है एगारिकस, ये एक मशरूम है जो एडिबल ऑयल को जो मतलब यहाँ से हम निकालते हैं, राइट। अगले पे चलते हैं, विच आर मैमल। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो मैमल है। मैं यहाँ पे नाम लिख दे रही हूँ, देखते हैं कि आप बता पाएंगे नहीं बताएंगे। जो पहला था सी काओ को जो है डुगोंग भी कहा जाता है ना। सेकंड है सी लोयन जो है एक मैमल है, बिल्कुल सही बात है। और एक है सी हॉर्स जो एक फ़िश है, ये जो है इसका हिपोकैम्पस के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है मैमल है। मैमल की खासियत क्या होती है कि ये लिविंग बीइंग को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब पूरा बच्चा प्रोड्यूस करते हैं, और जो फर्टिलाइजेशन वो अंदर होती है, इसके अंदर मैमलरी ग्लैंड होती है, ठीक है। ओके लेट्स सी वायरस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वायरस
क्या होते हैं, वायरॉइड क्या होते हैं, प्रियोन्स क्या होते हैं, जिसकी वजह से माउथ एंड फुट डिजीज़ होती है। देखो जब हम वायरस की बात करते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म इस टाइप से होते हैं, इसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो प्रोटीन की होती है, जिसको हम कैस्पिड के नाम से जानते हैं। वायरस को हम दो तरीके से कह सकते हैं, मतलब इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए वायरस भी हो सकता है। डीएनए हमेशा डबल स्टैंडर्ड होगा, आरएनए जो सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जो डीएनए जो डबल डीएनए स्टैंडर्ड होता है वो एक बीमारी, मतलब इनको जो है एडनो वायरस के नाम से जानते हैं। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं, एक तो कोरोना वायरस हो जाएगा, ओके। और जो सेकेंड एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा जिससे होता है तो वो भी एडनो वायरस से ही होता है। लेकिन जो आरएनए से होता है उसको हम रिट्रो वायरस के नाम से जानते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम, और यहाँ पे हेपेटाइटिस बी भी लिख लीजिएगा, हेपेटाइटिस बी, राइट। रिट्रो वायरस में हम ये कह सकते हैं ये जो बीमारी को होते हैं, जैसे एड्स हो गया, डेंगू हो गया, है ना, HIV हो गया, ओके। तो ये सारी की सारी रिट्रो वायरस की वजह से हो पाता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। वायरस की अगर हम देखें तो कुछ पॉइंट याद रखिएगा, ये जो है इसमें जो एंजाइम होता है वो लैक करता है, जिसकी वजह से ये जो नॉन लिविंग बीइंग के तरीके से एक्ट करता है। और लिविंग और नॉन लिविंग में कनेक्टिंग लिंक का काम कौन करता है, वायरस करता है। और याद रखिएगा अगर आपसे पूछे कि कैंसर सेल क्या वायरस हो सकता है, तो ये सही, क्योंकि ये हमारी बॉडी, मतलब कुछ वायरस हमारी बॉडी में जाके जो ऑन्कोजीन है हमारी बॉडी के अंदर उसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो येस, वायरस कैन कोज द कैंसर इन द ह्यूमन। अच्छा, ये इस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वायरस से याद है कि इसको सिंथेटिक, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में, सिंथेटिक मीडियम में इनको ग्रो नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इनके पास जो है नेसेसरी सेल्स या एंजाइम नहीं होते हैं। और ये जो है ट्रांसफ़र हो सकते हैं बायोलॉजिकल बीइंग से भी, और सेकेंडली मैकेनिकल वे में भी इसको ट्रांसफ़र, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंच सकते हैं कौन, वायरस, ठीक है। और इसकी जो सबसे पहली खोज है वो टोबैको के बैक्टीरिया के अंदर हुई थी। टोबैको जो है हमारी कंट्री में सेकेंड लार्जेस्ट है प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में, और एक्सपोर्टर भी। और सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो चाइना करता है। और हमारी कंट्री के अंदर ना, हमारी कंट्री के अंदर 2 सीज़न में टोबैको को उगाया जाता है। और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर कौन करता है, तो आंध्र प्रदेश करता है। अच्छा, टैटूइंग से मतलब टैटूइंग का मतलब ये है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो 3 ऑप्शन दिए गए थे यूपीएससी के, देखते हो चिकनगुनिया नहीं, ये वायरस से होता ज़रूर है, लेकिन ये जो ड्रॉपलेट वगैरह से फैलता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से नहीं फैलता। सेकेंड ऑप्शन था HIV एड्स, यस, ये HIV एड्स फैल सकता है जब हम टैटूइंग वगैरह करते हैं। और हेपेटाइटिस बी, यस, ये भी ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। याद रखिए हेपेटाइटिस बी जो है इंद्रधनुष में भी एक बीमारी है। इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष के अंदर 7 बीमारियों हैं वैसे तो, उसको बाद में बढ़ा के 9 कर दिया गया था, अब 12 है मेरे हिसाब से, लेकिन उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट कवर की जाती है। एनीवे 7 बीमारियों की बात मैं बता दें, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, कफ, टेटनस, ठीक है। एक हो जाएगा TB, मीजल्स, पोलियो, 1 2 3 4 5 6, और 7वीं ये है हेपेटाइटिस बी, ठीक, क्योंकि ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। मिशन इंद्रधनुष है क्या, कि जो 2 साल तक के बच्चे होते हैं और जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं उनको इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का यहाँ पे टारगेट रखा जाता है, किसके लिए, जो प्रिवेंटेबल डिजीज़ होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, और किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में ये आता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रिकम्बिएंट DNA। रिकम्बिएंट DNA हो, ठीक है, ट्रांसजेनिक हो, इसका मतलब क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं जो DNA उसमें छेड़छाड़ करते हैं, अगर हम DNA में ही छेड़छाड़ कर देंगे तो कहीं ना कहीं जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप प्रॉपर्टी, वो चेंज हो सकती है, ठीक है। और DNA में अगर चेंज किया तो मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिटेड भी की जा सकती है। मतलब ये है कि जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म वो चेंज कर सकते हैं हम इन टेक्निक से। एनीवे क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे है रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी जो है अलाउ करता है जीन ट्रांसफर अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट। यस, हम एक प्लांट से दूसरी प्लांट तक जो DNA है वो चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो स्मॉलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो लार्जर ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये जीन को हम या DNA की कुछ इन्फॉर्मेशन को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसका हम यूज़ किस में करते हैं, मतलब कि किस वेक्टर का यूज़ करते हैं, तो प्लास्मिड एक जो है सेमी ऑटोनोमस टाइप से एक बैक्टीरिया के अंदर होता है। मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है कि ये मतलब क्या कहते हैं, रेप्लिकेट हो पाए। तो डेट्स वाई वी आर यूजिंग एज अ वेक्टर इन दैट। अच्छा, कैन नॉट ट्रांसफ़र DNA फ्रॉम एनिमल टू प्लांट, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि एनिमल का जो पूरी की पूरी जो फैमिली होती है वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। एनीवे मतलब फाइलम ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है शायद, है ना।
फ्रूट स्टोर्ड इन अ कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गेस्ट, मतलब ये है कि कोई जो फूड है अगर फ्रीज में आप रख देते हैं तो उसकी जो स्टोरेज लाइफ वो बढ़ जाती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होती है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो ख़राब नहीं हो पाता है। और ख़राब किसकी वजह से? तो मोल्ड्स होता है, फंजाई लग जाती है, और आपका बैक्टीरिया वगैरह जो पनपते हैं वो नहीं पनप मैनी अच्छा, जब हम मान जाए कि पैडी की क्रॉप को उगाते हैं तो जो ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग है वो ग्रो क्यों नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि जो आपकी जो रूट है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है जब हम इम्प्लांट करते हैं। तो रूट का काम क्या होता है? तो वाटर वगैरह प्रोवाइड कराना, और सेकंड इसका काम होता है कि जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स है वो प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो अगर आपके रूट ही नहीं रहेंगे तो किस तरीके से लीव्स को पानी मिल पाएगा और किस तरीके से मिनरल मिल पाएगा जो सोइल से मिलते हैं? तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। आगे अगला जो क्वेश्चन है वो है माइक्रोजियल बायोटेक्नोलॉजी। माइक्रोजियल टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि यहाँ पे हम एक टेक्नोलॉजी तो छोड़िए आप, माइक्रोजियल एक कंसेप्ट का यूज़ करते हैं किसी भी प्लांट्स को उगाने में। माइक्रोजिल का एक क्या होता है कि जो हायर प्लांट होते हैं और फंजाई के साथ रिलेशनशिप लेकर आते हैं, और फंजाई जो है उसको फूड वगैरह प्रोवाइड करते हैं, मिनरल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो ग्रो कर पाता है। इसका एडवांटेज पूछा गया था, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सोइल एंड इट गिव टू द प्लांट। अच्छा, अगर मैं आपसे स्टेम पैरासाइट पूछूं तो कुस्काटा करना आंसर, और अगर मैं आपसे रूट पैरासाइट पूछूं तो चंदन जो है रूट पैरासाइट में आता है। ओके, ट्रांसफ़र करता है होस्ट को विदाउट, और ये इसके पास कुछ एंजाइम जो सीक्रेट करता है फंजाई, जो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है हायर प्लांट के साथ, उसको ही हम माइक्रोजिया बोलते हैं। कुछ ऐसा सीक्रेट करते हैं जिससे जो बहुत सारी रूट की डिजीज़ वो नहीं हो पाती है एनिमल में। तो ये है कि ये दोनों को फ़ायदा करते हैं, और ये जो है ड्रॉट रेजिस्टेंट है, टॉलरेट एक्सट्रीम पीएच को टॉलरेट कर पाता है। जहाँ पे किसी प्लांट को नहीं उगाया जा सकता है वहाँ पे भी जो है थ्रू फंजाई उसको उगाया जा सकता है। बाय दिस वी एंडिंग द सेशन हियर ओनली। थैंक यू सो मच फॉर